नमस्कार दोस्तों, कल हमने वर्ण स्टार्ट किए थे, वर्ण में स्वर पढ़ रहे थे। आज समय कम लगे इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया है, समय की बचत हो, बेहद कीमती चीज़ है। चलें, तो कल हमने स्वर की बात कर ली थी। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कल इनके नामों पर भी चर्चा हो गई थी हमारी, कितने नाम होते हैं। आज उन पर चर्चा करते हैं कि आखिर प्लुत क्या होता है, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं स्वर कहलाते हैं। डेफिनेशन को दोबारा देख लें आप। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? इस पर डिस्कशन कल भी हो चुका था, आज भी देख लें। 11 है स्वर की संख्या। पहले होती थी 13। पहले होती थी कितनी? 13 होती थी पहले। क्यों होती थी इसका कारण भी कल जान चुके थे, थोड़ा सा आज जान लेंगे। 11 स्वर हैं मूल रूप से, देखें कौन सा? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो शब्द लिखा है इसमें स्वतंत्र रूप से, इसका बड़ा महत्व है। दूसरा, इसमें साउंड क्रिएट नहीं होना चाहिए, आना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक ही साउंड आना चाहिए, एक ही ध्वनि आना चाहिए, तो वो स्वतंत्र रूप से कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जो किसी की सहायता लिए बगैर या बिना किसी की सहायता के बोले और लिखे जाते हैं स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब इनमें से हमें छांटना है। ये 11 स्वर हैं, इनमें से छांटना है कि ह्रस्व कौन सा है और दीर्घ कौन सा है। ह्रस्व की डेफिनेशन क्या है? ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन है वे स्वर जिनमें कम समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। सबसे कम समय किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में लगता है। तो जो कम समय है उनमें ह्रस्व स्वर, उनमें क्या लगेगा? वो ह्रस्व स्वर रहेंगे। इन्हीं को बोलते हैं क्या? एक मात्रिक स्वर भी इनको बोलेंगे। तो एक मात्रा वाले जितने स्वर हैं वो किसमें आ जाएंगे? वो आ जाएंगे इसमें, ह्रस्व में। वो आ जाएंगे किसमें? ह्रस्व में। देखें यहाँ ये है और ये है क्या? ऋ। संख्या अब हो गई है 11, मिस हो गया था वो। चलिए देखें, एक मात्रिक स्वर क्या है? एक मात्रिक स्वर वह है जो लघु स्वर होता है, उसको हम एक मात्रिक बोलते हैं। अभी इसको हम छांटेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखें। दीर्घ की क्या डेफिनेशन है? दीर्घ की परिभाषा क्या है इसको देखें आप। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक या दुगना, अधिक समय लगता है, कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
तो जिनमें ह्रस्व से दोगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है वो कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इनको हम छांटते हैं कि आखिर ह्रस्व क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं। तो ऊपर जो स्वरों के प्रकार लिखे हैं उसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहां छांटेंगे। चलिए, चल सबसे पहले हम निकालते हैं ह्रस्व को। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन सी है ये देखते हैं। सबसे छोटे हैं, 11 स्वर हैं, उनमें इनकी संख्या कितनी है देखें। एक ये है ह्रस्व छोटा स्वर, एक ये है ह्रस्व, एक ये है ह्रस्व और एक ये है ह्रस्व। ऋ 4 हो गए। क्या आपको ए भी ह्रस्व लग रहा है? ए ह्रस्व नहीं है, अभी इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये दीर्घ है। लगभग छोटा रहा है पर होता दीर्घ है। देखें तो 4 स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋ। तो संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 4। संख्या है इनकी 4। किसकी? ह्रस्व स्वर की। कौन कौन से हैं 4? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। क्या है? ऋ। ये 4 स्वर कौन से हैं? ह्रस्व हैं। दोबारा देख लें, जिनमें एक मात्रा होती है वो एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, उन्हीं को ह्रस्व बोलते हैं। तो स्वर ये लिखे हैं 11। इनमें देखें छोटा आ एक मात्रा है, ये क्या है? छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। इनमें सब में एक मात्रा होती है, इनको क्या बोलते हैं? हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। संख्या है 4, ये लिखे हुए हैं 4 स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? बाकी के बचे हुए 7 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? संख्या है 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर। 3 3 6 और 1 7। 7 हैं दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब एक शब्द आया था, क्या? एक शब्द देखें, एक शब्द आया था, इनको क्या बोला गया था? संधि स्वर बोला गया था। क्या बोला गया था? संधि स्वर। दीर्घ को बोला गया था संधि स्वर। तो संधि स्वर क्यों बोला गया? इसका भी एक कारण है। किस प्रकार से इनको संधि स्वर बोला गया या संयुक्त स्वर बोला गया, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। नीचे का रफ कर दे रहे। चले, इसको देखते हैं कि इन चारों को क्यों बोला गया या इन सब को क्यों बोला गया। देखें, बड़ा आ को यदि हम निर्माण करेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना लेंगे? बड़ा आ बना लेंगे। यही प्रोसेस है बनाने की। इसीलिए संधि में हम पढ़ते हैं पहली दीर्घ स्वर संधि, तो पहला ही नियम यही होता है। दूसरा है ई का, छोटी ई प्लस छोटी ई यदि मिल जाए तो क्या बना लेंगे? बड़ी ई बना लेंगे। ये दूसरा नियम है दीर्घ स्वर संधि का। कॉन्सेप्ट यहीं से आए हैं संधि में भी, क्योंकि वर्णों के मेल से में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हम तो उसकी आत्मा पढ़ रहे हैं संधि की, क्या? वर्ण। और हम काव्य की और या भाषा की कहें तो उसकी भी, भाषा की भी ये आत्मा है, इसी से बनी है। तो ये 2 हो गए, इसलिए संधि कहा। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। ये हो गए 2 स्वर। ऊ आया तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बना लेंगे? ये बड़ा ऊ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बड़ा ऊ। संधि हो रही है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब आ गया है क्या? ए।
ए कैसे बना, ये तो दिख तो छोटा रहा है पर होता बड़ा है। कंफ्यूजन यही होता है और बच्चे गलती यही करते हैं। तो देखें ये बना है छोटा आ प्लस क्या आया है, ई आया है, इसके मेल से बना है ए, और ए की होती है एक मात्रा। किससे बना है दोबारा देख लें, ए बना है छोटा आ प्लस ई के बाद, छोटा आ के बाद ई आया है तो क्या बना है ए। अब ए की होती है एक मात्रा, इसको काउंट किया जाता है दीर्घ में। इसके बाद देखें क्या बचा, आई बचा है। आई बनता है किससे, छोटा आ प्लस क्या आ जाए, ए आ जाए, तो दोनों के मेल से बन जाता है आई। आई की होती है दो मात्रा। ठीक, छोटा आ प्लस ए के मिलके क्या बना, आई बना, आई की होती है दो मात्रा। अब आया ओ, ओ किस प्रकार से संधि स्वर है, तो ओ है छोटा आ प्लस ऊ, यदि मिल जाए दोनों तो क्या बना लेंगे, ओ का निर्माण हो जाएगा। छोटा आ प्लस ऊ यदि बना लें तो क्या हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। अब बचा है हमारा लास्ट और अंतिम क्या है, औ। तो औ कैसे बना है, छोटा आ प्लस क्या आया है, ओ आया है, इनके दोनों के मेल से बना है औ। पहली दो चीजें क्लियर हो गई कि दीर्घ क्यों कहा गया इनको। दीर्घ इसलिए कहा गया क्योंकि ये ह्रस्व से सारे बड़े हैं, ये सारे छोटे छोटे हैं चारों, ये सारे बड़े हैं। फिर दूसरी बात, संधि स्वर क्यों कहा गया, तो मैंने सातों का संधि स्वर करके बता दिया आपको किस प्रकार से संधि स्वर कहा गया इनको। फिर आता है द्विमात्रिक स्वर, इसी दीर्घ को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं। तो द्विमात्रिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जब छंद पढ़ोगे, जब आगे चल के मैं छंद पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें मात्रिक छंद आता है। मात्रिक छंद में जब मात्राएं गिनी जाती हैं तो लघु या ह्रस्व की मात्रा होती है एक, और दीर्घ की मात्रा कितनी होती है, दो। दो का निशान ये है, एस के प्रकार का बनता है, इसे बोलते हैं दो मात्रा। तो इसमें ये द्विमात्रिक है, सारे के सारे स्वर संधि स्वर से मिलके बने हैं। दो दो स्वर हैं सब में, देखें बेस में, इसमें दो हैं, छोटा छोटा, इसमें दो हैं, छोटी छोटी, इसमें छोटा ऊ, इसमें आ और ई, इसमें देखें आ और ए है, इसमें है आ और ऊ, इसमें है आ और ओ। हर स्वर मिलके बना है दो से, संधि स्वर हो गया। समझ में आया, दीर्घ हो गया, द्विमात्रिक हो गया और संधि स्वर हो गया। अब संयुक्त स्वर, एक नाम और कहा जाता है इनका क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, देखें संयुक्त स्वर वह होता है जो दो या दो से अधिक स्वरों से, वर्णों से, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलके बना हो। तो देखें ये दो से मिलके बना है, छोटा एक क्या बन गया, बड़ा, छोटी छोटी बन गया बड़ी, छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो दो से मिलके बना है, ये सारे स्वर किससे मिलके बने हैं, दो दो से मिलके बने हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक, इस बात को आप भली भांति से समझ चुके हैं कि स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक और रहा है हमारा प्लुत स्वर, उसको पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, कभी कभी तो संख्या भी पूछ ली जाती है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, उसमें बेहद निम्न स्तर की हिंदी आनी है, तो उसके लिए भी आप बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपकी एसएससी जीडी की हिंदी निकल जाएगी। और इसी बेस को लेकर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए ही आगे बढ़ पाएंगे, एकदम से तो भवन नहीं बना सकते ना, पहले नींव का काम होगा फिर आगे चल के होगा। तो ये हमारी जो हम साहित्य पढ़ेंगे या संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे या नए शब्द बनाना पढ़ेंगे, कितने प्रकार से बनते हैं, तो वो उसमें सहायता देगा। वर्ण महत्वपूर्ण है, ये भाषा की आत्मा है, आधार स्तंभ है। अब इसको देखते हैं हम, एक और बचा है हमारा प्लुत स्वर, इसको रफ कर देते हैं, प्लुत स्वर को देखते हैं। चलिए प्लुत स्वर को देखते हैं हम।
आखिर प्लुत स्वर क्या है, देखें। प्लुत स्वर, इसी का एक और नाम है, इसे बोलते हैं त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक स्वर, क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। क्यों बोला जाता है? देखें, ह्रस्व में लग रहा था सबसे कम समय, दीर्घ में लगा दुगना समय, और प्लुत में लगेगा 3 गुना समय। कितना लगेगा? 3 गुना समय। इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? वे स्वर जिनके उच्चारण में, ध्यान से सुनना, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है? प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। तो जैसे किसी को दूर से बुलाना है हमें, मान लीजिए किसी को दूर से बुलाना है, या जैसे कि राम, तो जो मां लास्ट तक गया है उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि एक शब्द बोलते हैं अरे, तो राम है, जो रा लास्ट तक गया है उसको क्या बोलेंगे? त्रिमात्रिक स्वर। ये है त्रिमात्रिक स्वर। इसका संगीत में या बुलाने में अधिक प्रयोग होता है, बाकी इसका साहित्य में कोई प्रयोग विशेष रूप से है नहीं। इसको भी ध्यान रखेंगे। पर यदि पूछ लिया जाए कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर आप स्वर को 3 ही भाग लगाएंगे, 2 नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, ये हो गई है हमारी किसकी बात? स्वर की बात। पूर्ण रूप से हमने स्वर को समझ लिया है। स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम आते हैं कि आखिर और स्वर किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होता है। दूसरा टाइप है इसमें जाति के आधार पर स्वर। दूसरा टाइप क्या है? जाति के आधार पर स्वर। देखें, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात तो यही पूछा जाता है कि जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार हैं इनके कितने? 2 प्रकार के होते हैं जाति के आधार पर स्वर। कौन कौन से होते हैं? सजातीय या विजातीय, इन्हीं को बोलते हैं सवर्ण स्वर। क्या बोलेंगे? सवर्ण स्वर पहला टाइप है ये, या फिर सजातीय। सजातीय स्वर, सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर। देखें, जैसे कि भारत देश में जाति प्रथा चली आ रही है सदियों से, आज भी है। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण एक जाति, जैन जैन एक जाति, ठाकुर ठाकुर एक जाति, राजपूत राजपूत एक जाति। तो इसी प्रकार से जो 11 स्वर हैं हमारे, कितने? 11। इनमें हमें जातीय स्वर ढूंढना है कि कौन कौन से जातीय स्वर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो देखें, आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है? जातीय स्वर है। आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। ई मिल जाएगी तो बड़ी बन जाएगी, ऊ मिल जाएगी तो बड़ा ऊ बन जाएगी। बाकी देखें आप, रे ये होता है हिंदी में छोटा, इसलिए इसमें संधि नहीं होती है रिर में। अकेली रिर में संधि संस्कृत में होती है। ठीक है, तो ये भी जातीय नहीं है। अब आप कहें कि ए और आई जातीय है, तो इनका दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, अभी समझाया है। ए किससे बनता है? ए बनता है आ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। आई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है।
आ प्लस ए के मेल से क्या बनता है, आई बनता है। तो ना ये जातीय हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता था कि सर आपने ए और आई भी एक से लिखाए थे तो वो भी हो सकते हैं, पर वो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका मूल आधार एक सा नहीं है, इनका मूल आधार एक सा है तीनों का, इसलिए ये जातीय हो नहीं सकते। तो जातीय वह जो एक से हो, जिनका मूल आधार क्या हो, एक सा हो। अब दूसरा आता है विजातीय या असावर्ण स्वर। क्या आता है दूसरा, क्या आता है, असावर्ण स्वर। जब जब आ कहां आता है, उपसर्ग के रूप में। कैसा आता है, उपसर्ग के रूप में। यदि आ उपसर्ग के रूप में आ जाए तो उसका अर्थ होता है भाई नहीं। क्या होता है, नहीं। क्या होगा, नहीं। ठीक है, यदि आ उपसर्ग के रूप में आ रहा है तो उसका अर्थ होगा नहीं। तो असजातीय स्वर मतलब एक सी जाति के नहीं होंगे, असावर्ण स्वर एक से वर्ण के नहीं होंगे। दूसरा नाम है इनका विजातीय। पहला क्या है, असावर्ण स्वर, दूसरा नाम है विजातीय। विजातीय स्वर। अब इसमें कोई से भी ले लें आप, आ का ई से करवा दें मेल पहला, ऊ का ए से करवा दें दूसरा, कोई भी ले लें आप, ए का ओ से करवा दें, ये विजातीय स्वर हो गए। क्या हो गए, आ ई, ये विजातीय है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है, इनका बेस अलग है, इनका बेस अलग है, ये विजातीय हो गए। आ का ध्यान रखना, आ क्या है, उपसर्ग है, और ये आ यदि उपसर्ग में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं जाति के आधार पर, सावर्ण स्वर या सजातीय स्वर। सावर्ण स्वर जिनका मूल आधार एक सा है उनको सावर्ण स्वर कहेंगे, जिनका मूल आधार एक सा नहीं है उनको विजातीय या असावर्ण स्वर कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपको। चलें इसके बाद पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।